है ना, कि हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, कि इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में आपको पता है कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, बेसिकली आपकी कांस्टेंट रहती है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई सर्कुलर ट्रैक ले लूं यूनिफॉर्म, है ना, तो कहीं से भी पार्टिकल स्टार्ट हुआ, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, एम मास का कोई पार्टिकल है ना, यहाँ पे अगर इसकी स्पीड वी है तो कहीं भी चला जाए इसकी स्पीड हमेशा वी रहेगी, है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रिवॉल्व करेगी, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। और आपको पता है कि ये तो लीनियर स्पीड होती है ना। वी को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी लीनियर स्पीड, है ना, कि इसमें जो वी होता है दैट इज सिंपली नोन एज ए लीनियर स्पीड। इसमें वी जो होता है दिस इज नोन एज ए लीनियर स्पीड, है ना। लेकिन हम एक ओमेगा भी तो डिफाइन करते हैं। ओमेगा जो होता है वी कॉल एज ए एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो वी आपका लीनियर स्पीड हो जाएगा और ओमेगा जो होगा वो एंगुलर स्पीड हो जाएगा। और अगर इस सर्कुलर मोशन की रेडियस आर है ना, तो वी और ओमेगा को हम रिलेट कर सकते हैं। वी इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, है ना, कि वी लीनियर स्पीड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। और जो वी और ओमेगा में रिलेशन होता है वो आपका होता है वी इक्वल टू ओमेगा, है ना। ओमेगा को हम ऐसे शो करते हैं। वी की यूनिट तो आपकी होती है मीटर पर सेकेंड, है ना। जो एंगुलर स्पीड होती है इसकी यूनिट होती है इसलिए आपकी रेडियन पर सेकेंड, है ना, कि जिस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, जिस रेट से एंगल चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी एंगुलर स्पीड। तो एक रिलेशन तो ये आ गया कि v इक्वल टू बेसिकली आपका होता है ओमेगा इंटू आर। आपको पता है कि जब भी इस पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? आप क्या सोचते नो हैं? सर, नो, क्यों नहीं होगी वेलोसिटी कांस्टेंट? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है, वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन होना तो वो सारा एक्सलेटेड होता है ना। इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंजेस, है ना, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, है ना, कि वेलोसिटी चेंज होती है किसकी वजह से, डायरेक्शन चेंज की वजह से, है ना, कि स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी वो डायरेक्शन चेंज की। मतलब कोई भी जो सर्कुलर मोशन है चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क ये है कि यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब भी आप लिखोगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरह से, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा ना, स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंजेस, स्पीड चेंजेस, है ना। तो इसमें स्पीड कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड की वैल्यू क्या होगी इसलिए आपकी चेंज होगी। लेकिन दोनों केस में चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो वेलोसिटी तो हमेशा चेंज ही होगी। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो कोई एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो किस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, एनी आइडिया? एक्सेलरेशन को चेंज करने वाली वेलोसिटी कौन सी होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नहीं नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को कहाँ चेंज करता है, स्पीड को। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। यहाँ पे क्या होता है ना, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, पहले मैं यूनिफॉर्म की बात करता हूँ। यूनिफॉर्म में ना डायरेक्शन को चेंज करने वाला हमेशा एक एक्सेलरेशन बना होता है ना, हमेशा सेंटर की तरफ एक आपका एक्सेलरेशन लगेगा। इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, कि भाई हमेशा इसके सेंटर की तरफ ना
कहीं भी ये चला जाए कि एक एक्सलेशन होगा. दिस इज नोन एज ए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, है ना. तो यहां पे एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन. और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का एक ही काम है, डायरेक्शन को चेंज करना. तो जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है वी स्क्वायर बाई आर. हाँ, कि भाई जब भी ये सर्कुलर मोशन में होगा तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी. तो जो एक्सलेशन इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेशन. और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी वी स्क्वायर बाई आर. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का जो पर्पस होता है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है. ये जो एक्सलेशन होता है इट चेंजेस द डायरेक्शन, है ना. डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज करता है ना. लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना, उसमें तो बेसिकली क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, है ना. कि जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा तो इसमें डायरेक्शन भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, है ना. मीन्स यहाँ पे अगर पार्टिकल कोई है तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v1 है ना, यहाँ पे इसकी स्पीड v2 हो जाएगी, है ना. कंटिन्यूसली इसकी स्पीड चेंज होती रहेगी, कि कहीं भी ये चला जाए इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी. तो स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना. कि स्पीड भी चेंज हो रही है एज वेल एज क्या हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. अगर रेडियस आर है तो इसमें दो तरह के एक्सलेशन होते हैं हमेशा, कहीं भी हम ले लें, कहीं भी पार्टिकल होगा देयर इज अ टू टाइप ऑफ एक्सलेशन. भाई एक सेंट्रीपिटल तो होगा ही, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल तो होगा ही. तो जो एक सेंट्रीपिटल जो होगा, है ना, उसकी वैल्यू तो वही होगी जो पहले अभी आपने लिखा, एसी की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी, है ना. कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई आर. लेकिन एक एक्सलेशन जो होगा ना, ये स्पीड को भी चेंज करेगा, उसको हम बोलते हैं एटी. स्पीड की डायरेक्शन में ही होगा ये, और इसको हम बोलते हैं एटी. तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सलेशन भी आ जाता है. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, बेसिकली आपका एक टेंजेंशियल एक्सलेशन भी आ जाएगा. टेंजेंशियल एक्सलेशन ये स्पीड को चेंज करता है, चेंजेस स्पीड, है ना. तो जो टेंजेंशियल एक्सलेशन एटी की वैल्यू होती है वो आपकी जस्ट स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब ये जस्ट आपकी डीवी बाई डी होती है ना. कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही क्या होता है, बेसिकली आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन. तो ध्यान रखना दो अलग अलग एक्सलेशन है, कि भाई नॉन यूनिफॉर्म में तो कोई स्पीड चेंज हो नहीं रही है, तो उस केस में तो टेंजेंशियल जीरो होगा, सिर्फ सेंटीपिटल ही होगा. इसमें स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सेंटीपिटल तो होगा ही, इसके अलावा टेंजेंशियल भी होगा. तो सेंटीपिटल का काम है इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखना, और टेंजेंशियल का काम है इसकी स्पीड को चेंज करना. तो जो टोटल एक्सलेशन हो जाएगा इसका, कि नॉन यूनिफॉर्म में अगर मैं टोटल एक्सलेशन की बात करूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल एक्सलेशन कितना होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, है ना. कि जो टोटल एक्सलेशन होगा वो एटी और एसी का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा एटी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा. और रिजल्टेंट एक्सलेशन जो होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी. तो एसी सेंटर की तरफ लग गया, टेंजेंशियल इस तरफ लग गया, रिजल्टेंट एक्सलेशन आपका ये हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका टोटल एक्सलेशन, है ना. तो दो तरह के एक्सलेशन होते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन में. लिख लो पहले आप इसे, दोनों का काम अलग अलग है. सेंट्रीपिटल उसको सर्कल में बनाए रखेगा, और टेंजेंशियल अगर नॉन यूनिफॉर्म है तभी लगेगा कि वो स्पीड को चेंज करता रहेगा. तो एक्चुअली में जो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन जो है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना. कि इसलिए अब हम इसको पढ़ रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है.
हाँ बोलो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा? नहीं, चेंज होता रहेगा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो। जहां पे v1 स्पीड है वहां पे v1 स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, जहां पे v2 स्पीड है वहां पे v2 स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो अगर स्पीड हर जगह पे अलग अलग है तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। हाँ, यूनिफॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब v तो जिस स्टैंड में हम निकाल रहे हैं उसी स्टैंड की हम बात करेंगे, जिस स्टैंड में हम निकाल रहे हैं उसी स्टैंड की बात करेंगे। पता नहीं बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं, लगता है इनको लगता है किसी गलत फहमी में है। भाई ये चैप्टर वैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि एक बार अभी हो रहा है तो फिर दोबारा फिर से पढ़ाए जाएंगे, है ना। अगर किसी को ऐसा लगता है तो गलत सोच रहा है वो। तो सबको अटेंड करके अभी कंप्लीट करना चाहिए। 11th में इतना सिलेबस होता है ना कि कोई चीज रिपीट नहीं हो सकती। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इन्फॉर्म कर देना कि ऐसा नहीं कि फिर से सब चीजें दोबारा रिपीट होंगी। और आपका तो टेस्ट का भी अब शेड्यूल आ गया है सबके, है ना। तो मेरे ख्याल से जो भी टेस्ट का आपका शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो आप लोग। और आपके मेजर टेस्ट की तैयारी करो आप लोग, जो मेरे ख्याल से अक्टूबर में शेड्यूल है ना, कि मेजर टेस्ट की तैयारी करो आप लोग। है ना। तो ये आपने बात करनी है कि भाई दो तरह के एक्सलेशन होंगे। अब अगर एक्सलेशन है तो एक्सलेशन अपने आप तो होगा नहीं बेटा। कभी भी कोई अगर एक्सलेशन है तो उसको कॉज करने वाला फोर्स चाहिए ना। अगर एक्सलेशन कोई है तो उसको कॉज करने वाला फोर्स चाहिए एज पर द न्यूटन्स लॉ, है ना। और हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है। कि ये तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स थी, अगर मैं सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में आ जाऊं, है ना, तो मतलब कॉज ऑफ मोशन की हम बात करें, है ना। तो हमेशा ये होगा कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसको कॉज करने वाला फोर्स भी होगा। तो जैसे यहाँ पे दो तरह के फोर्स आ जाएंगे। एक फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इसको अगर मैं एफ सी लिखूं तो ये हो जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी आपने बोला है वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना चाहिए जो कि डायरेक्शन को चेंज करेगा। लेकिन एक फोर्स इसमें टेंजेंशियल भी हो सकता है, टेंजेंशियल फोर्स। जो टेंजेंशियल फोर्स एफ टी की वैल्यू होगी ये आपकी मास इंटू एटी हो जाएगी, है ना। एटी को लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दो आप इसमें कि मास इंटू क्या हो जाएगा सकली आपका टेंजेंशियल एक्सलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है डायरेक्शन चेंज करना और टेंजेंशियल का काम है स्पीड चेंज करना, है ना। कि सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस डायरेक्शन, चेंजेस डायरेक्शन। और जो टेंजेंशियल फोर्स होता है चेंजेस स्पीड, चेंजेस स्पीड, है ना। तो बड़ा मतलब सरप्राइजिंग चीज है ना। जैसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तब तो सीधे चीजें चली जाती ना ऐसे, कि अगर मैं कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, जैसे मैं ग्रेविटेशन का केस ले लेता हूँ, है ना। कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अर्थ के चारों तरफ कोई आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ना। अब एक चीज मैं यहाँ पे और भी लिख दूंगा, एक चीज ध्यान रखना अब इसमें, एक चीज अगर मैं यहाँ पे और भी लिख दूं कि भाई ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स होते हैं ये कोई बेसिक फोर्स थोड़ी होते हैं। डिफरेंट फोर्सेस एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। आपने तो फोर्स पढ़ा, वेट होता है, के एक्स होता है, तो कोई नई कैटेगरी का ये फोर्स नहीं है। डिफरेंट फोर्सेस, हम यहाँ पे सिंपल सा मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, फोर्सेस और
sum of forces which act towards center of circular motion. है ना, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. है ना कि फोर्सेस और सम ऑफ फोर्सेस विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, वही क्या प्रोवाइड करते हैं बेसिकली आपके सेंट्रीपिटल फोर्स. हो सकता है कभी वेट प्रोवाइड करे, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करे, कभी फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, कभी स्प्रिंग फोर्स करे. तो कोई भी फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना सर्कुलर मोशन में, वही सेंट्रीपिटल होता है, कोई नया फोर्स नहीं है ना. एज फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पे लाइक ये अर्थ है ना, और अर्थ के चारों तरफ एक इस तरह से आपका ये आपका कैसे ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ऐसे, है ना कि अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. ये सैटेलाइट है ना. सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम ले लो आप इस तरह से. अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन जो ऑर्बिटल रेडियस है वो स्मॉलर है ना. किस केस में जो ऑर्बिटल रेडियस है, जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, वो आपका सपोज आपका स्मॉलर है. तो अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा? एनी आइडिया? व्हिच फोर्स प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? हाँ बिल्कुल सही. आप अपना साउंड थोड़ा तेज कर लो बेटा, आपका साउंड बड़ा कम आता है. हाँ सही बोला इन्होंने कि भाई जब भी ये सैटेलाइट और अर्थ होगा तो इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कि भाई सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे एफ. कहीं भी ये चला जाए सैटेलाइट, मान लो यहाँ से टर्न होकर यहाँ भी आ जाता है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा. तो एक सेंटर सिकिंग फोर्स है. इसी सेंटर सिकिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. कहीं भी चला जा सकता है. तो सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोलेंगे. एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स है ना. तो हर केस में अलग अलग फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा. तो इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो आपको सर्कुलर मोशन में ये जानना होता है कि क्या फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तब तो ये सैटेलाइट सीधे चली जाती ना. ये कि मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सैटेलाइट सीधे चली जाती है ऐसे, इस बात को फॉलो कर लेती. अचानक से अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर हो जाए फिर तो ऐसे चली जाएगी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? इसको सर्कुलर मोशन में बना कर रख रहा है ना, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो किसी टाइम के बाद ये यहाँ पहुंच जाती सैटेलाइट, यहाँ पहुंच जाती. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया? सेंटर की तरफ एक्ट करके इस सैटेलाइट को खींच के यहाँ पे ले आया. ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करके इस सैटेलाइट को खींच के यहाँ पे ले आया. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही खींच के इसको यहाँ पे रख रहा है. तो कई बार स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है, ये फोर्स लग रहा है तो इससे कोलाइड क्यों नहीं कर जाता है ना. कि वैसे तो नहीं, फोर्स लग रहा है तो आके कोलाइड कर जाना चाहिए. तो उसका आंसर ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये सीधे ऐसे चले जाता. तो ये खींच के इसने यहाँ ले तो आया, फिर खींच के यहाँ पे ले जाएगा, है ना. तो इस तरह सर्कुलर मोशन में बना कर रखता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जो कि इसको सर्कुलर ऑर्बिट में बना कर रखता है. तो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी फोर्स या सम ऑफ फोर्सेस जो कि सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन की तरफ एक्ट कर रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. लाइक अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपका कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा जब ये रिवॉल्व करते हैं? तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है. तो विच फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
वही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, है ना। इन दिस केस हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पेटल फोर्स, वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा बेसिकली, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन चला जाए, है ना, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मास की वजह से नहीं लगेगा फोर्स? मास वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। आप देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा ना, और जो प्रोटॉन का मास होगा वो बहुत कम होता है, मतलब वो भी लग रहा होगा अट्रैक्टिव वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट में वो बहुत कम होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन के बीच में, कुछ ऑर्डर ऑफ 10⁻23 का रिलेशन होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिंपल सा हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ही डोमिनेंट फोर्स होगा, जो कि इसको सर्कुलर मोशन में बना कर रखेगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखना, क्योंकि जो आप टॉपिक आज पढ़ने वाले हो उसमें यही चीज यूज होगी उसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे जो टॉपिक थे। तो जस्ट मैंने ये जो चीजें पढ़ाई है जो कि यूज होगी इसमें एक्चुअली, मैं सर्कुलर मोशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन तो एक अलग टॉपिक है ना। ये तो जस्ट आज यूज होने वाला है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको फोर्सेस के बारे में बता दिया था, है ना। तो यही चीज है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड कोई भी सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही होगा। तो कोई नया फोर्स नहीं होता है, कोई भी फोर्स या सम ऑफ फोर्स जो सेंटर की तरफ लगते हैं वही चीज सेंट्रीपिटल हो जाती है, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका। अब हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना, मेन जो टॉपिक आपका था। है ना, मेन जो टॉपिक था आपका सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इन वर्टिकल प्लेन, भाई वर्टिकल प्लेन में अगर सर्कुलर मोशन कोई हो रहा है तो एक्चुअली वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है ना, कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हम ये एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने ऐसा बोला कि कोई स्ट्रिंग से मैं बॉब अटैच कर लेता हूँ ऐसे, है ना, कि ये किस तरह से आपकी कोई रूफ है और रूफ से आपने कोई स्ट्रिंग ऐसा ले लिया और इससे छोटा सा एक बॉब आपने अटैच कर लिया, ये ऐसा एम मास का बॉब है, ये हैंग कर रहा है किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से। ये चीज क्या कर रही है, हैंग कर रही है। बॉब का मास एम है और स्ट्रिंग की लेंथ एल है। अब मैं क्या करता हूं ना कि इसको कोई यू स्पीड देता हूं ऐसे, यू स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया इसको, तो कैसा मोशन होगा इसका अगर मैं यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करूं ऐसे? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। नहीं, और ज्यादा स्पीड बढ़ा दूं तो? सही सही बोला इन्होंने कि एक जो इन्होंने मोशन बोला है, इन्होंने बोला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं इसको सिंपल हार्मोनिक नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ऑसिलेशन हो सकता है। और कोई सोचता है कैसा मोशन होना चाहिए इसका?
कि अगर हम यू प्रोजेक्ट करें तो पहला मोशन तो बिल्कुल सही आपने बोला, ऑस्लेशन हो सकता है। सर्कुलर। सर्कुलर बोल रहे हैं कि भाई सर्कुलर भी हो सकता है ना, कि भाई पूरा सर्किल कंप्लीट भी तो हो सकता है, ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए। सर्कुलर कंप्लीट सर्किल, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट सर्कुलर मोशन। पार्ट तो हो गया इसका, है ना, तो इन्होंने सही बोला है कि इसका जो मोशन हो सकता है ये कंप्लीट सर्किल हो सकता है, कंप्लीट सर्किल। ऑस्लेशन भी सही है, कंप्लीट सर्किल भी सही। इसके अलावा भी और कोई मोशन पॉसिबल है क्या? है ना, कि और कोई पॉसिबल है क्या? देखो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मोशन एक किसी पार्ट के लिए प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है, जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हो। प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया कंप्लीट? यस सर। अच्छा, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गई पूरी? सर रिवर मैन प्रॉब्लम चल रही है अभी। अच्छा, मैन एंड रिवर, चलो ठीक है ठीक है, मतलब फिर तो कंप्लीट ही ऑलमोस्ट। तो मैंने तीनों बता दिया कि ऑसिलेशन भी हो सकता है जैसे पहले बोला था, किसी ने बोला भाई कंप्लीट सर्किल भी हो सकता है, किसी ने बोला ये प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि यू कितना है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड, स्पीड यू, सब कुछ डिपेंड करेगा कि इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड यू की वैल्यू कितनी है। यू के हिसाब से चीजें क्या होंगी बेसिकली आपकी, चेंज होंगी। हाँ, कि सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड कितनी है। तो यही एनालाइज करना है कि कब ऑस्लेशन होगा, कब कंप्लीट सर्किल होगा, कब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो उसी को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से बना लेता हूँ इस वाले को, है ना। पहले सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, है ना, कि पहले हम जो बना लेते हैं सर्किल ऐसा, उसके बाद बॉब लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा, है ना, और इसके सेंटर पे ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे सेंटर में के पॉइंट में सस्पेंड है ये ऐसा, इससे एक आपकी स्ट्रिंग अटैच्ड है ना, और इससे बॉब आपने लगा दिया ऐसे, ये ऐसा। एल लेंथ की स्ट्रिंग है और यहाँ पे एम मास का बॉब है, और इसको आपने किसी यू से प्रोजेक्ट किया है ना। तो आपने बोला कि भाई क्या हो सकता है कि यू अगर कम रखेंगे तो जाके वापस आ जाएगा, ऑसिलेट भी कर सकता है। यू बहुत ज्यादा होगी तो ये पूरा सर्किल भी कंप्लीट कर सकता है ना, कि यू बहुत ज्यादा होगी तो ये क्या कर सकता है, इसलिए आपका पूरा सर्किल भी कंप्लीट कर सकता है। और एक केस ऐसा भी होगा जब इसका मोशन प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि यू की वैल्यू कितनी है ना। प्रोजेक्टाइल कैसे होगा समझ में नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन। पहले हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं। तो क्या हो ना, यू की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू √2 GL है ना, यू की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू √2 GL है तो इसका मोशन ऑसिलेशन होगा। √2 GL का मतलब ये है ना कि ये इस पोजीशन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये वाली हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तो अगर आप √2 GL से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जस्ट यहाँ पे जाके रुक जाएगा और वापस आ जाएगा। तो अगर u की वैल्यू √2 GL से कम या उसके से इक्वल है तो ये ऑसिलेट करेगा ऐसे। भाई जब ये इस पोजीशन को क्रॉस करेगा तभी तो सर्किल कंप्लीट होगी। अगर मान लो इस पोजीशन को क्रॉस नहीं कर पाया तो ये वापस आ जाएगा और इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो पहली कंडीशन ये आ गई कि जब ये होगा तो इसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेशन। अब ये तो हमने देख लिया कि ये होता है। अब हम कंप्लीट सर्किल पे आते हैं कि भाई पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्किल, कंप्लीटिंग सर्किल।
हाँ, तो पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए थी कि जब ये इस तरह से इन्वर्टेड होगा, जैसे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ना, ये इस तरह से उल्टा अगर पहुंच जाए यहाँ पे, है ना, कि इस तरह से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में सब कंसेप्ट यूज करते हैं वो। जब ये ऐसा हो जाए इस पोजीशन में, है ना, तो आप देखो जैसे जैसे जाएगा इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, और जब ये उल्टा होगा ना तो इस पोजीशन में टेंशन मिनिमम होगी। कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्किल ये होता है कि एट कंडीशन फॉर जस्ट कंप्लीटिंग सर्किल, जस्ट वर्ड लगा दो यहां, एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन शुड बी इक्वल टू 0, है ना। स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है ना, कि हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 का मतलब होता है स्ट्रिंग स्लैक, है ना, कि भाई हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन 0 होना चाहिए, उससे पहले नहीं। अगर यहां पे टेंशन इसमें 0 हो जाए, है ना, और स्टिल इसकी कुछ अगर स्पीड है, तो टेंशन 0 भी हो जाएगा, फिर भी ये नीचे ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड है, आगे चला जाएगा। कि टेंशन स्टिल 0 हो गई हाईएस्ट पोजीशन पे, क्योंकि हाईएस्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेंशन की वैल्यू कम होगी। हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन सबसे कम होता है। अगर वो वहां पे टेंशन 0 है, तो अगर स्टिल लेकिन स्पीड भी है, तो ये नीचे नहीं ड्रॉप होगा, आगे चला जाएगा। और एक बार इस पोजीशन को क्रॉस कर गया तो फिर पूरी सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब कंडीशन ये हो गई कि इसकी टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे 0 होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन 0 है ना, तो इसके बीच में कहीं भी अगर हम ले लें इसे, टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, तो स्ट्रिंग टाइट रहेगी, मतलब मूव कर रहा होगा ऐसे सर्किल में। वही ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो स्ट्रिंग स्लैक होगी तभी तो सर्किल हटेगा। तो अगर हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन 0 है, तो उससे कहीं भी पहले हम ले लें, टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मतलब ये टाइट रहेगी। सर अगर हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 से ज्यादा हुई तो फिर क्या होगा? तो भी कंप्लीट करेगा, लेकिन फिर हम जस्ट वर्ड नहीं लगाएंगे, है ना। जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल मतलब एक लिमिटिंग केस आ गया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सर्किल कंप्लीट करने के लिए। अगर टेंशन वहां पर हाईएस्ट पोजीशन से ज्यादा होगी अगर 0 से, तो भी सर्किल तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जस्ट, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीटिंग द सर्किल। तो वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब अगर टेंशन 0 है तो हम ये v निकाल सकते हैं कितना होगा, है ना। कि आपका कंसेप्ट ये तो था कि आपने पहला कंसेप्ट ये डिस्कस किया कि अगर u की वैल्यू इससे कम होगी तो ये हॉरिजॉन्टल पहुंचने के पहले ही वापस आ जाएगा, तो ऑसिलेट करेगा। आपने बोला नहीं, अब u की वैल्यू जो है √2gl से ज्यादा कर लिया आपने, तो ये इस तरह से और क्रॉस कर गया, है ना। अब सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्किल, तो जस्ट अगर सर्किल इसको कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होना चाहिए, यहीं से सारी कैलकुलेशन होगी। अब जब टेंशन अगर 0 होगी तो फिर कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा हाईएस्ट पोजीशन पे? आप क्या सोचते हो? सर्कुलर मोशन का अगर सेंटर C है तो कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी। वेट तो लगेगा ही ना। मैं टेंशन 0 हुआ है, वेट तो लगेगा। अगर टेंशन भी 0 नहीं होता तो टेंशन और वेट मिलके करते, लेकिन आपको टेंशन 0 हो गया तो वेट क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम बोलेंगे हाईएस्ट पोजीशन पे वेट विल प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा mv² आर की जगह पे आप L ले लोगे। पी कंडीशन आ गई कि हाईएस्ट पोजीशन में अगर टेंशन 0 हो गया तो वेट क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां से हाईएस्ट पोजीशन में V आ गई, ये V की वैल्यू √gl होना चाहिए। मतलब ये सर्किल तभी कंप्लीट करेगा जब हाईएस्ट पोजीशन पे इसकी स्पीड √2gl हो जाए, हाँ, कि हाईएस्ट पोजीशन में इसकी स्पीड √gl हो जाएगी, तभी इसका सर्किल कंप्लीट होगा। है ना, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लिमिटिंग केस में एग्जैक्टली इसके इक्वल होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर v मुझे पता है तो क्या मैं u निकाल सकता हूं कि लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड क्या होगी? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? u ही तो आपको निकालना है कि भाई कितने u से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि पूरा सर्किल कंप्लीट हो।
तो अगर मुझे v पता है तो क्या मैं u कैलकुलेट कर सकता हूँ? अगर कैलकुलेट कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं इसमें? सर एनर्जी से So निकाल law सकते हैं। हाँ, मतलब इसको आप बोल लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम से। मैंने यही तो बोला है कि सर्कुलर मोशन में दो ही कंसेप्ट लगते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, दो ही चीज लगती है। तो अगर हाईएस्ट पोजीशन में v पता है तो हम u कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, अप्लाई या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, बात एक ही होती है। WET में लिखता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, WET बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, हाँ। तो जब लोएस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन के बीच में WET लगाएंगे तो यहां से यहां तक जाने में कुछ वेट वर्क कर रहा होगा और वो वर्क हो जाएगा -mg/12। होप यू अंडरस्टैंड। लोएस्ट से हाईएस्ट तक जब जाएगा तो ऊपर कितना चला गया, 12 से, और वेट डाउनवर्ड है तो वेट ने वर्क कर लिया -mg/12 से। टेंशन कोई वर्क करेगा नहीं क्योंकि टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो टेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। ये वेट ही तो वर्क कर रहा है, पर टेंशन कहीं भी रहा है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है ना। तो वेट ही वर्क कर रहा है और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो चेंज की काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल mv² माइनस हाफ mu², है ना। ये तो आ जाएगा। अब यहां से v की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, जो आपने v निकाला था ना √gl, उसको यहाँ पुट करो और देखो क्या u आ रहा है कि अगर इसको सर्किल कंप्लीट करना है तो कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए। देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। आंसर बताओ मुझे, v की वैल्यू √gl पुट करके u की वैल्यू क्या आ रही है? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, यू बताओ। so √5gl आ रही है। हाँ, यू आ रहा है, सही बात है कि इसको सॉल्व करके u की वैल्यू आ जाएगी √5gl। मतलब इसको अगर सर्किल कंप्लीट करना है तो u की वैल्यू मिनिमम √5gl होना चाहिए। अगर यहाँ पे √5gl होगा तो हाईएस्ट पोजीशन में √gl हो जाएगा, जस्ट वहां टेंशन जीरो हो जाएगी, उसके पहले टेंशन नॉन जीरो रहेगी, मतलब सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीटिंग सर्किल, मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीटिंग सर्किल। कि सर्किल कंप्लीट करने के लिए इसकी मिनिमम स्पीड ही हो जाएगी, √5gl आ जाएगा। है ना। तो ये आगे स्पीड, इससे कम अगर स्पीड होगी तो ये सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पहले ही वापस कर जाएगा। है ना। तो दो केस तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ये करना है मुझे बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं, फिर हम आते हैं इसके बारे में। पहले समझना मैंने कैसे किया है सारी चीजें। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह पे आप के एन यू का सम कांस्टेंट भी लगा सकते थे, उससे भी ये आ जाता।
भाई यहाँ पे जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होगा उतनी यहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होगा, है ना। यहाँ पे हम ये भी लगा सकते थे k प्लस यू का सम कांस्टेंट होगा। जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम यहाँ लोगे उतनी काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम यहाँ ले होते हैं आप, उससे भी यही चीज आ जाती है। फिर मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट थोड़ा सा इसको और इलॉबरेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं इस चीज को। है ना, इसी जो सर्किल हमने कंप्लीट किया ना, इसमें कुछ पॉइंट्स और होते हैं, वो भी आपको जानने होते हैं। बाद में मैं सबको समराइज कर दूंगा। है ना, तो आपने बोला जस्ट इस तरह से सर्किल अगर कंप्लीट करना है तो ये सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ऐसे। ये आपका ऐसा। इसको आपने यू से प्रोजेक्ट कर दिया, एल लेंथ है इसकी और एम मास था, है ना। तो आपने बोला यू की वैल्यू अगर यहाँ पे √5GL होगी तभी पूरा सर्किल कंप्लीट होगा। तो आपने रखना यहाँ पे अगर √5GL स्पीड है ना, तो जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंच जाएगी इस जगह पे तो इसकी स्पीड √3GL हो जाती है। यहाँ पे इसकी स्पीड जो होती है वो आपकी √3GL हो जाएगी, है ना। वो वही वर्क एनर्जी थ्योरम से आ जाएगा। और यहाँ पे अगर √3GL स्पीड है तो ऊपर जाएगी तो और स्पीड कम होगा, क्योंकि ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब ये हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगी, है ना, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी ये आपकी √GL हो जाएगी, है ना। और टेंशन जस्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन टेंशन 0 होने से भी ये नीचे ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि स्पीड इस तरफ है तो इनर्शिया की वजह से आगे चली जाएगी, और जैसे आगे चली जाएगी तो टेंशन फिर से डेवलप हो जाएगा। और अगर ये वापस टर्न करके अगर सेम फिर इस पोजीशन में आ गई ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल, तो सेम फिर से √3GL इसकी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कहीं लॉस तो हो ही नहीं रहा है ना। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड अगेन √3GL होगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सर्किल कंप्लीट करने के लिए ये है ना, कि बॉटम से आपको जो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा √5GL से करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन 0 होगी। यहाँ पे जैसे टेंशन 0 है, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, है कि यहाँ तो टेंशन 0 है, अगर किसी ने पूछा आपसे कि बताओ इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, तो टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वेट तो इसका प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि वेट तो सेंटर की तरफ नहीं है ना। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे T2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी mv²/L हो जाएगी, है ना, क्योंकि T2 ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे V की वैल्यू √3GL है। तो जब इस पोजीशन में होगा तो टेंशन की T2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3mg हो जाएगी। यहाँ पे जब पहुंचता है तो टेंशन 3mg हो जाता है, 3mg, है ना। जैसे मान लो बॉटम में मुझे टेंशन निकालना है कि हाईएस्ट में टेंशन 0 होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो ये टेंशन सपोज मैं T1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ T1 = mv²/L, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, या कुछ गड़बड़ है इसमें? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई T2 सेंटर की तरफ है तो T2 = mv²/L होगा, वैसे ही यहाँ पे T1 सेंटर की तरफ है तो T1 = mv²/L होगा। या इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है?
तो बता सकता है क्या? सर वेट भी लग रहा होगा। वेट भी लग रहा होगा, बिल्कुल सही। इसमें क्यों नहीं था ना, क्योंकि इसमें तो T2 सेंटर की तरफ था और वेट उसके परपेंडिकुलर था, तो ये नहीं लग रहा था। इसमें तो T1 के अलोंग ही वेट लग रहा है ना, ऐसे नीचे। तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है, नेट फोर्स। यहाँ पे T1 माइनस mg भी आ जाएगा। T1 से mg माइनस होगा, वो दोनों का डिफरेंस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा, और v की जगह पे ये पुट कर दोगे आप, वहां पे जो स्पीड है, जो भी जहां स्पीड है वो पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे √5gl पुट करेंगे तो 5mg हो जाएगा, उससे mg ऐड हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6mg हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन जो होता है वो 6mg होता है ना। तो ये आपने जो बनाया है, दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, है ना, कि ये जो आपने केसेस बनाए हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। और just completing circle। इस सर्किल को अगर आप जस्ट कंप्लीट कर रहे हो तो उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे √5gl होगा, यहाँ पे टेंशन 6mg होगा, यहाँ पे स्पीड √3gl हो जाएगी, टेंशन 3mg हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड √gl हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन 0 होने के बाद भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि आगे चला जाएगा, और आप पूरा सर्किल क्या करेगा, इस तरह से कंप्लीट करेगा। इससे ज्यादा होगा तो भी सर्किल कंप्लीट करेगा। तो इस केस में फिर ये सब टेंशन नहीं होगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो जस्ट केस के लिए है ना। तो हम निकल गया। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई कि अगर u की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √2gl है, तो ये तो यहाँ ही पहुंच के वापस आ जाएगा। तो है ना, सिंपल सा हम बोलेंगे बॉब ऑस्लेट। अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द √5gl, इक्वल भी होगा, ज्यादा भी हो सकता है, देन बॉब कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अब इनके बीच में होगा तो क्या होगा, है ना, कि मान लो मैंने बोला कि u की वैल्यू √2gl से ज्यादा है, और लेकिन √5gl से कम है, थर्ड केस, तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। हाँ, इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, है ना। इस केस में जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल, अगर ऐसा होगा ना, देन टेंशन becomes zero, becomes zero before highest point, before highest point, and leave circular path। टेंशन अगर जीरो हो गया फिर सर्कुलर पाथ तो लीव कर जाएगा ना, लीव सर्कुलर पाथ एंड परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, इधर अपना स्ट्रिंग है सारी, है ना, टेंशन बिकम जीरो बिफोर हाईएस्ट पॉइंट। अगर इससे ज्यादा होगा ये हॉरिजॉन्टल से तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन √5gl से कम है तो टेंशन हाईएस्ट की बजाय यहाँ कहीं जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, है ना। तो कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं।
है ना, कि परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्री फॉल स्टेट में आ जाएगा ना, भाई टेंशन अगर जीरो हो जाएगी तो उसके बाद में तो उसके ऊपर वेट ही लग रहा होगा, तो फ्री फॉल स्टेट में आ जाएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। उसके बाद का मोशन कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका प्रोजेक्टाइल। है ना, ऐसा हो जाएगा। इसका डायग्राम बनाता हूँ थर्ड केस का, है ना, कि थर्ड केस का जस्ट मैं यहाँ पे एक डायग्राम प्लॉट कर लेता हूँ। तो तीनों पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो। इट्स ऑल डिपेंड्स कि कितनी स्पीड से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। है ना, ऐसा हो जाएगा आपका। ये आपका सर्कुलर मोशन था, इसको जाना ऐसे चाहिए था आइडियल केस में, कि अगर आपने इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दिया और एक आपकी स्ट्रिंग लगा दी, ये स्ट्रिंग है ध्यान रखना, बाद में भी हम रॉड भी लगाएंगे, ये कोई स्ट्रिंग आ गई, है ना, और स्ट्रिंग से आपने एक बॉब हैंग कर दिया, इसको आपने यू दिया और यू की वैल्यू वो कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन टेंशन जो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती थी वो पहले ही कहीं पे जीरो हो जाएगी। सपोज यहाँ पे जीरो हो गई, इसी जगह पे टेंशन की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे टी जीरो हो गया और यहाँ पे इसकी स्पीड भी है ना। तो अब ये सर्कुलर पाथ को डिविएट करके अब इसका पाथ पैराबोलिक मोशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो मान लो थीटा कुछ एंगल है और वी से जा रहा है, अब टेंशन तो जीरो हो गई, तो ये जो पाथ हो जाएगा पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये जो पाथ होगा ये सर्कुलर में ना जाके, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, तो ये इसका पाथ हो जाता है। है ना, वो तीनों पॉसिबल है कि कितने स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। या सेम चीज होती है। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा है, स्ट्रिंग लगा था, सर्कुलर मोशन ऑफ ए ब्लॉक इन स्मूथ वर्टिकल ट्रैक, स्मूथ सर्कुलर वर्टिकल ट्रैक, स्मूथ सर्कुलर वर्टिकल ट्रैक, वर्टिकल ट्रैक, है ना। मतलब आपके ऊपर जो इमेजमेंट पार्क में जो होता है ना, कोई खतरा नहीं होता कभी भी, आप कभी गिर ही नहीं सकते उससे, आप नीचे ड्रॉप हो ही नहीं सकते उसमें। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम जब वो हाईएस्ट पोजीशन में जा रहे हैं किसी राइड में तो नीचे तो नहीं गिर जाएंगे, आप गिर ही नहीं सकते, है ना। अगर ये चीज फुलफिल हो रही है कि यू की वैल्यू अगर √5 GL से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी आप पहुंच जाओ, नीचे गिरोगे ही नहीं कभी, सवाल नहीं उठता गिरने का आपके, भले ही कोई कनेक्शन ना भी लगा हो, मतलब जो सेफ्टी गियर से अगर वो हट भी जाए तो भी आप नीचे ड्रॉप नहीं हो, है ना। लेकिन बशर्ते स्पीड की वैल्यू जो होनी चाहिए ना, वो आपकी √5 GL से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तो कोई खतरा नहीं होता उसमें, है ना। तो ये आपका ये इस तरह से, तो सर्कुलर मोशन ऑफ ए ब्लॉक इन स्मूथ सर्कुलर वर्टिकल ट्रैक,
स्मूथ सर्कुलर वर्टिकल ट्रैक का मतलब ये हो गया, हम इस तरह से कोई ट्रैक बना रहे हैं, ये तो यहाँ पे स्ट्रेट है ना, और इसके बाद ये टर्न ले लेता है ऐसे, इसके बाद इसको हम टर्न करके, है सॉरी, है ना, इसके बाद हम इसको टर्न ले लेते हैं ऐसे, टर्न करके इसको सर्कुलर ट्रैक में बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसा, तो ये सर्कुलर ट्रैक हो गया। इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस आर है, रेडियस है सपोज आर, और यहां से कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, आपने ब्लॉक छोड़ दिया एम मास का किसी एच हाइट से, तो सेम चीज है, जैसे ब्लॉक स्लाइड करके यहाँ पहुंचेगा, अगर यहाँ पे इसकी स्पीड √5 GR होगी, है ना, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो √3 GR हो जाएगी। जब ये हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड √GR हो जाएगी, और नॉर्मल की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे जस्ट 0 हो जाएगी, बस हो गया। जो टेंशन था इस केस में नॉर्मल हो जाएगा, तो लेकिन नॉर्मल 0 हो भी गया फिर भी ये नीचे ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि भी इस तरफ है, तो सर्किल कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो अगर इसमें सर्किल कंप्लीट कर रहा है ये, अगर यहाँ नॉर्मल 0 हो रही है तो बीच में कहीं पे नॉर्मल 0 से ज्यादा होगी, तो सर्किल कंप्लीट होगा। इसमें भी सेम कंडीशन है कि मान लो अगर हम √5 GR से स्पीड कम ले लें, तो हो सकता है कि बीच में ही कहीं पे नॉर्मल 0 हो जाए और पैराबोलिक पाथ फॉलो करने लगे, है ना। तो दोनों का कंसेप्ट सेम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस टेंशन की जगह पे नॉर्मल आ जाए, है ना। टेंशन की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका नॉर्मल हो जाए। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे नॉर्मल N1 कितना होगा, तो आप सेम वे लिख सकते हो कि N1 यहाँ पे 6 mg होगा, यहाँ पे N2 कितना हो जाएगा, N2 यहाँ पे 3 mg होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे N की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम हाइट, मिनिमम H फॉर कंप्लीटिंग सर्किल, कंप्लीटिंग सर्किल, कि भाई मिनिमम H कितने से रिलीज करेंगे ताकि सर्किल कंप्लीट हो, तो सीधे आ जाएगा यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय द वेट तो हो जाएगा mgh, और वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, -0। भाई जब यहां तक आ जाएगा तो वेट कितना वर्क करेगा, mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये हो जाएगी, और इनिशियल तो रेस्ट पे था, आपने इसको रेस्ट से छोड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ से H की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, H की मिनिमम वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अगर 5/2 से रिलीज करेंगे इसको यहाँ से, तो यहाँ पे इसकी स्पीड √5 GR होगी, यहाँ √3 GR होगी, यहाँ √GR होगी, पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। इससे कम से करेंगे तो हो सकता है 20 से ही वापस आ जाएगा। ये दोनों चीजें क्या होती है, इसलिए आपकी सेम होती है। हाँ, तो दो तरह के सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिए, एक तो सिंपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन था आपका, ये वाला, है ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये फर्स्ट आ गया आपका, है ना, ये वाला कंडीशन जो लिख रहे थे हम इसमें, इसी को लिख लो आप इसमें, ये फर्स्ट केस हो गया आपका, है ना। सेकंड, इसके सारे केसेस सब केसेस हैं ये, सेकंड केस आपका ये हो गया, है ना, कि भाई सेम चीज है, बस इसमें टेंशन की जगह पे नॉर्मल आ गया, है ना, टेंशन की जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, है ना।
ठीक है, ये आपके पास। अब एक थोड़ा सा आता है थर्ड केस, इसी में उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना। कि यहाँ पे एक थर्ड केस आ जाएगा आपका, दैट इज योर सर्कुलर मोशन ऑफ a ball connected to a massless या लाइट लिख लो, लाइट वर्ड ज्यादा अच्छा होता है, तो ये लाइट रिजिड रॉड, है ना। उसमें देखो जो वाव आपने कनेक्ट किया था ना, वो स्ट्रिंग से कनेक्ट किया था, अब इसमें हम रॉड से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि रिजिड है। लाइट का मतलब इसका वेट नेग्लिजिबल है, मतलब अब केस ऐसा हो गया आपका, यहाँ पे एक आपने इस तरह से रॉड ले लिया, पहले सर्किल बना लेते हैं, है ना। इस तरह से सर्किल है ना, और यहाँ पे आपने एक मासलेस रॉड ले लिया, ये इस तरह से रॉड ले लिया, अब स्ट्रिंग नहीं है ये कोई रॉड है ना। रॉड के एक एंड पे इस तरह से हिंज कोई लगा हुआ है, इसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर सकती है ना। और एक एंड पे आपने बॉब लगा दिया एम मास का, है ना। और ये आपका जो रॉड है वो एल लेंथ की है, लेकिन मासलेस है। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं इसको यू से प्रोजेक्ट करूंगा, इसको सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर ये मासलेस लाइट रिजिड रॉड है तो पहले स्ट्रिंग लगी थी और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? इसमें और स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस होगा क्या? मैं जानना चाहता हूं कितनी स्पीड से मैं प्रोजेक्ट करूंगा ताकि ये सर्किल कंप्लीट कर ले। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस है क्या? सर ये भी टेंशन लगाएगा? हाँ, रॉड में भी टेंशन तो लगता है, रॉड में टेंशन तो लगती है, रॉड में भी टेंशन हो सकती है, टेंशन तो इसमें भी लगेगा। सर हाईएस्ट पॉइंट पे इसका टी जीरो नहीं होगा, सर ये तो रिज्ड जीरो है हो ना। सकता है, हो भी सकता है, हाईएस्ट पे भी जीरो हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये तो जीरो हो ही सकता है। लेकिन टी जीरो होने से होगा क्या, ये सोचना है आपने। अगर ये रिजिड रॉड है तो जैसे टी जीरो होता था तो स्ट्रिंग क्या होती थी, स्लैक कर जाती थी। अगर टी जीरो होता था देन स्ट्रिंग स्लैक, स्ट्रिंग ढीली हो जाती थी ना, स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। वैसे अगर रॉड में टी जीरो होगा तो क्या होगा? सर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा ना। नहीं नहीं, रुकने का मतलब टेंशन से क्या है? रुकने का मतलब तो वेलोसिटी से होता है, रुकने का मतलब तो वेलोसिटी जीरो होता है, टेंशन जीरो होने से रुकने का मतलब थोड़ी होता है। टेंशन जीरो का मतलब स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाती थी। अरे ये रॉड तो स्लैक हो ही नहीं सकता, रॉड कैसे स्लैक होगा? मतलब यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये आ गया कि अब टी जीरो का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सिंस रिजिड रॉड कैन नॉट स्लैक even if tension in it become zero, ये कभी भी स्लैक नहीं हो सकता भले इसमें टेंशन जीरो हो जाए, है ना। तो मतलब इसमें टी जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह से टेंशन जीरो है नॉन जीरो, इससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब मान लो बीच में भी टेंशन जीरो हो गया तो स्लैक तो हो ही नहीं सकता है, वो आगे जाता जाएगा अगर वेलोसिटी है तो मतलब इसमें किसी भी तरह से अगर ये उल्टा हो जाए तो पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा,
है ना, कि भाई किसी भी तरह से अगर ये इस तरह से उल्टा हो जाए जस्ट, है ना, कि इस तरह से अगर ये उल्टा हो जाए ये रॉड, तो ये सर्किल कंप्लीट कर लेगा, है ना, कि जो बॉब नीचे वाली पोजीशन में थी, अगर ये यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन में आ गई और यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी अगर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 भी हो जाए, तो ये सर्किल एक बार यहां तक इससे पहले अगर कहीं भी 0 हो गया तब तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और वी थोड़ी भी है तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो अब इसमें टेंशन का कोई मतलब नहीं, बीच में टेंशन 0 भी होने तो क्या फर्क पड़ता है, अगर वी है तो आगे जाता जाएगा ये। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी हो जाए तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें कंसेप्ट ये है कि कितना यू होगा ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे वी 0 हो जाए। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, डब्ल्यू टी बिटवीन, है ना, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन बाय द वेट क्या हो जाएगा, mg इंटू 12। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट आप वहां पे नेग्लिजिबल स्पीड के साथ पहुंचना चाहते हो, यहां से mm कैंसिल, u की वैल्यू ये आ गई √4g। दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग सर्किल। स्पीड फॉर, तो उसमें √5gl नहीं होता है, इसमें √4gl होता है, मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीटिंग सर्किल। हाँ, तो मतलब u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू √4gl होगी तो सर्किल कंप्लीट होगा, है ना। लेकिन अगर u की वैल्यू √4gl से कम होगी तो क्या होगा, Oscillation. हाँ, अगर ये कम होगी तो ऑसिलेशन हो जाएगा। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मतलब नहीं दिखाएगा। इसमें प्रोजेक्टाइल तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि कभी स्प्रिंग स्लैक होगी ही नहीं, तो फ्री फॉल स्टेट में कभी आ ही नहीं पाएगा ये, इसमें तो स्लैक होगा ही नहीं कभी ये, मतलब एक फोर्स लगता ही रहेगा हमेशा। तो इसमें दो ही केस होंगे, अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी या कम होगी तो पूरा सर्किल कंप्लीट होगा, अगर इससे कम होगी तो क्या होगा कि बीच में ही कहीं पे v 0 हो जाएगी, तो वापस ऐसे आके ऑसिलेट करने लगेगी। तो इसमें दो ही केस होते हैं, इससे कम होगा तो ऑसिलेट, इससे ज्यादा या इक्वल होगा तो सर्किल कंप्लीट होगा। ये दोनों में डिफरेंस आप जानना, दोनों क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में, एक में स्ट्रिंग लगा होता है, एक में रिजिड रॉड होती है। तो स्ट्रिंग वाला तो बच्चों को पूरा मास्टर होते हैं, उसको उनको 5GL पता होता है, याद हो जाता है उन्हें सब कुछ, लेकिन वो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रिजिड रॉड में ये होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। ठीक है, तो भाई इस नंबर पे मुझे एक बार मैसेज करना, तो मैं डाउट ग्रुप में आपको डाल दूंगा, तो फिर उसमें अपने डाउट आप डाल सकते हो, प्लस आपको कोई भी वीडियो या असाइनमेंट या होमवर्क का लिंक उसी में मिलेगा आपको, है ना, कि कोई भी अगर होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको या कोई वीडियो लिंक आ रहा है तो वो उसी में मिलेगा, रिकॉर्डिंग का लिंक, है ना, तो उसमें मिल जाएगा आपको, ये आप करेगा इस तरह से, ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये जस्ट हमने सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन कंप्लीट किया, है ना। और अपना टेस्ट शेड्यूल फॉलो करो, जो आपको टेस्ट शेड्यूल मिला हुआ है, और पेस में तो यही है, पेस में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जो इसके टेस्ट का शेड्यूल है ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करते रहो और टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करो, है ना, अपने आप ही आपकी डेवलपमेंट होती जाएगी, है ना। तो जो टेस्ट शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहो, ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना।
तो ये जस्ट हमने आज थोड़ा सा सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन पढ़ लिया। है ना, ये आपने कंप्लीट कर लिया अभी। तो अब कल की क्लास में हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा कोलिजन, और इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, वो एक्चुअली इतने जल्दी में भी हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं अब उसको स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो बीच में फंस जाएगा वो। थोड़ा सा इसका बचा हुआ है वो पहले कंप्लीट करेंगे, फिर बेसिक कोलिजन पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि कोलिजन क्या होता है ना, या किस तरह से उसको न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट करते हैं, है ना। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो ग्रुप में आप सेंड कर देना, तो डाउट्स भी कल कवर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. बाय 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 बाय। Thank you.